प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में भी सर्वांगसम रेखाखंडों के बारे में बात की थी और अब हमें पता है कि दो रेखाखंड कब सर्वांगसम होते हैं, जब उनकी लंबाइयां बराबर हों। दो रेखाखंड कब सर्वांगसम होते हैं, जब उनकी लंबाइयां बराबर हों। अब देखिए, इसी आधार पर हम कुछ प्रश्न करते हैं। आज का लेक्चर हमारा इसी पर रहेगा। आपको प्रश्न दिया जाता है, मान लिया एक रेखाखंड AB बराबर है 20 सेंटीमीटर है। दूसरा रेखाखंड PQ AB के सर्वांगसम कब हो सकता है? सर्वांगसम AB के सर्वांगसम कब अथवा कैसे हो सकता है? तो आपको पता है सर्वांगसम रेखाखंड कौन से होते हैं? वो जिनकी लंबाइयां बराबर हों। तो AB की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो PQ इसके सर्वांगसम कब हो सकता है? जब यदि PQ, ये रेखाखंड को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, यदि रेखाखंड PQ बराबर है क्या हो जाए 20 सेंटीमीटर, तो AB रेखाखंड सर्वांगसम PQ हो जाएगा। अब एक सवाल हम थोड़ा सा और लेते हैं इसी तरह से। यदि रेखाखंड AB बराबर है 20 सेंटीमीटर तथा रेखाखंड PQ बराबर है 15 सेंटीमीटर, तो PQ को, रेखाखंड PQ को कितना बढ़ाया जाए ताकि AB के सर्वांगसम हो जाए? सर्वांगसम हो जाए, मतलब उसमें कितना और जोड़ें कि वो उसके सर्वांगसम हो जाए? तो आपको पता है, देखिए दोनों रेखाखंड बराबर होने चाहिए। अब बराबर नहीं है, एक 20 का और एक 15 का। सर्वांगसम के लिए ये कहा कि PQ में और कितना जोड़ा जाए, तो आप 20 में से 15 घटा के देखिए, बराबर है 5 सेंटीमीटर आ गया। तो PQ में 5 सेंटीमीटर और जोड़ा जाए ताकि वो इसके सर्वांगसम हो जाए। ये रेखाखंड AB है, मान लिया ये 10 सेंटीमीटर है। एक रेखाखंड ये PQ है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। क्या AB और PQ सर्वांगसम है, जबकि ये क्षैतिज में और वो ऊर्ध्वाधर में है? हाँ, सर्वांगसम है। लंबाइयां समान होनी चाहिए, बाकी चाहे उसकी दिशा कोई भी हो, वो हमेशा सर्वांगसम ही होते हैं। यानी कि एक को हम दूसरे के ऊपर अगर उठा के रखें तो वो पूरा पूरा ढके, ना बड़ा हो ना छोटा हो,
तब ये सर्वांग सम कहलाते हैं। अगर किसी भी स्थिति में रेखाखंड AB और PQ बराबर नहीं है या पूरी तरह से ढकते नहीं हैं तो वो सर्वांग सम नहीं होते। मतलब यह है कि रेखाखंड यदि AB रेखाखंड बराबर है PQ रेखाखंड हो, बराबर हो, तो रेखाखंड AB सर्वांग सम PQ के भी होगा। मतलब यदि बराबर हैं तो वो सर्वांग सम भी होंगे। रेखाखंड में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनकी लंबाइयां बराबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तब वो उसके सर्वांग सम होता है। हमने रेखाखंड के अलावा देखिए, रेखाखंड एक किरण और रेखा, ये तीन चीजों को पढ़ रखा है। अगर आपको ये कहा जाए कि रेखाखंड AB बराबर है 10 सेंटीमीटर और किरण PQ, किरण को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, किरण PQ भी 10 सेंटीमीटर है, तो क्या AB और PQ सर्वांग सम है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर देखिए AB सर्वांग सम नहीं है किरण PQ, क्योंकि रेखाखंड समान होने चाहिए। यहां पर ये क्या है? रेखाखंड नहीं है, किरण दे रखा है। हमें दोनों ही क्या चाहिए? रेखाखंड होने चाहिए। एक किरण और एक रेखाखंड, या एक किरण और एक रेखा, या एक किरण और रेखाखंड और किरण और रेखा, रेखाखंड और रेखा, इस तरह से नहीं। सिर्फ हम रेखाखंडों की बात करें, वो दोनों रेखाखंड होने चाहिए, तभी वो सर्वांग सम होंगे। यदि उनमें से एक किरण और एक रेखा है, या एक रेखाखंड और एक किरण है, या एक रेखाखंड और एक रेखा है, तब नहीं। दोनों ही क्या होने चाहिए? रेखाखंड होने चाहिए और उनकी लंबाइयां बराबर होनी चाहिए, तब वो रेखाखंड एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। अब हम एक बात और कर लेते हैं। यदि एक रेखाखंड AB, देखिए रेखाखंड AB का मतलब क्या है? ये रेखाखंड AB बराबर है 25 सेंटीमीटर, तो उस रेखाखंड PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो AB के सर्वांग सम हो। बात वही है, जब भी AB के सर्वांग सम हो तो AB के सर्वांग सम का मतलब क्या है? कि AB के बराबर। दो रेखाखंड कब सर्वांग सम होते हैं? जब उनकी लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और AB यहां पर क्या है? 25 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब PQ भी क्या होना चाहिए? PQ भी क्या होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब वो इसके क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होते हैं जब उनकी लंबाइयां बराबर हों। और रेखाखंड को मान लिया कि एक रेखाखंड ऐसे दे रखा है,
कोई ये रेखाखंड है, ध्यान रखिएगा, और ये क्या है, किरण है, और ये क्या है, रेखा है। इसको हम रेखाखंड कहते हैं, रेखाखंड। ये क्या है, किरण, और ये क्या है, रेखा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। हम यहां रेखाखंडों की बात कर रहे हैं। रेखाखंड नाम दे दिया ए बी। ए बी का मतलब इस रेखाखंड का नाम क्या है, ए बी, क्योंकि इसके सिरों पर जो नाम लिख रखा होगा वही रेखाखंड का नाम होता है। यूं भी लिखा जा सकता है कि मान लिया कि यहां पे कह दिया ए और यहां कह दिया बी, तो रेखाखंड का मतलब क्या, यहां से लेकर यहां तक, इसके बाहर नहीं, इसके बाहर नहीं होगा। तो आपको ये कहा जाए, मान लिया ये चित्र में दे दिया एक रेखाखंड ए बी और इसकी लंबाई दे दी 10 सेंटीमीटर। एक और रेखाखंड खींच दिया यहां पर पी, यहां कर दिया इसका नाम क्यू, एक कर दिया यहां पे आर, ये कर दिया एस, ये कर दिया टी। तो अब आप देखिए, इस मान लिया क्यू और एस की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ये लंबाई अलग अलग दे रखा हो, तो मान लिया ये लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ये लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो ये यूं दे रखा हो, तो आपको ये कहा जाए इसमें से कौन सा रेखाखंड ए बी के सर्वांग सम है, तो आप नाम क्या देंगे, क्यू से लेकर एस तक, क्यू एस। इस प्रकार से जो रेखाखंड की लंबाइयां जहां पर समान हो रही हो उसी भाग का नाम देना है। आप इसको अगर पी क्यू कहते हैं तो यहां से लेकर यहां तक होगा, और अगर आप इसको पी आर कहते हैं तो ये जो है पी आर यहाँ पी से लेके आर तक होगा, और अगर आप इसको क्यू आर कहते हैं तो क्यू से लेकर आर तक होगा, क्यू एस कहते हैं तो क्यू से लेकर एस तक होगा, पी एस कहते हैं तो पी से लेकर एस तक होगा। तो पी एस की लंबाई, और इस तरह से सबकी लंबाइयाँ अलग अलग हैं, तो इस तरह से नाम अलग अलग हैं। जहाँ से लेकर, अगर आपको एक रेखाखंड दे रखा है और दूसरे के इस तरह से अलग अलग भाग दे रखे हैं, तो आप ये देखिए, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, तो आप ये देखिए 10 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक है, तो उसको हम सर्वांग सम कहेंगे। मान लिया आपको ये दे दिया जाए, इस तरह से एक और मैं प्रश्न कर देता हूँ कि मान लिया ये ए बी आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया, और यहाँ पर आपको कहा जाए पी क्यू, ये दे दिया 3 सेंटीमीटर, यहाँ पी से लेकर क्यू तक, फिर क्यू से लेकर आर तक मान लिया दे दिया आपको 4 सेंटीमीटर, और आर से लेकर एस तक फिर दे दिया 3 सेंटीमीटर, और एस से लेकर टी तक दे दिया फिर 4 सेंटीमीटर। तो आपको ये कहा जाए कि इसमें ए बी के सर्वांग सम रेखाखंड कौन सा है, तो आप देखिए 10 सेंटीमीटर कहाँ पर बन रहा है, पी क्यू 3, अगला 4 7 और अगला 3 10, 10 कहाँ पूरे हुए, एस पे जाके पूरे हुए। तो पी एस रेखाखंड जो है वो ए बी के क्या होगा, सर्वांग सम होगा। कौन सा रेखाखंड, पी एस, क्योंकि एस पर जाकर 10 पूरे हो रहे हैं, और किसी में 10 पूरे नहीं होते हैं, केवल एस पे जाके पूरे हो रहे हैं। तो पी से लेकर एस तक ए बी के सर्वांग सम होगा। तो इस स्थिति में आप यूं लिखेंगे ए बी सर्वांग सम पी एस, क्योंकि ए बी 10 है तो 10 ही होना चाहिए, और 10 जो है 3 और 4 7 और 3 10, तो एस पे जाके 10 पूरा हो रहा है, तो इसलिए पी एस जो है इसके सर्वांग सम होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी, आपको आशा है कि समझ में आया होगा, और आप इसको बड़े ध्यान से कीजिए। धन्यवाद।